Students, so in the last class, previous class, we looked at the early medieval period, and particularly we looked at three important kingdoms that spanned from north to almost entire South India, right? Which were the Gurjar Pratiharas in the west, and then we looked at Palas in the east, and then we looked at Rashtrakutas. Which kingdom expanded from the western part of India to basically Deccan region of Indian subcontinent, okay, covering most of southern territory as well. तो ये सब हम लोगों ने पिछले वाले में देखा, और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हमने ये देखा कि कैसे जो है इन किंगडम्स के बीच में जो है कन्नौज के ऊपर जो है कब्जा करने के लिए लगातार जो है संघर्ष चलता रहा, एंड दैट ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एक्चुअली लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 300 ईयर्स, लगभग जो है 300 साल तक ये संघर्ष जो है वो चलता रहा इन किंगडम्स के बीच में। अब होता क्या है कि ये गुर्जर और प्रतिहाराज वगैरह के फॉल के बाद ये वेस्टर्न इंडिया का जो एरिया होता है, इट विटनेसेस राइज ऑफ मेनी स्मॉल इंडिपेंडेंट पावर्स। जब गुर्जर प्रतिहाराज का फॉल होता है तो जो वेस्टर्न इंडिया का जो एरिया है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स का उदय होता है। फॉर एग्जाम्पल गहादावालाज कन्नौज में, परमाराज मालवा में, चालुक्याज गुजरात में, और फिर चौहान्स जो हैं वो अजमेर में इमर्ज करते हैं, दिल्ली में तोमर आते हैं, राइट, और चंदेल जो है वो बुंदेलखंड के एरिया में आते हैं। ये वाला सब एरिया सब आ जाएगा इसमें, ओके। और इन सब के बीच में बेस्ट पार्ट क्या है कि ये लोग जितना लोग हम लोग कबड्डी नहीं खेले होंगे उससे अधिक ये लोग झगड़ा करते थे, ओके। अब जब झगड़ा, तो अब यहां पर देखो एक चीज हमने क्या देखा था कि जो प्रतिहाराज का जो इमरजेंस हुआ था वो एक्चुअली इस बॉर्डर पर सिंध वाले एरिया से जो अरब्स का इनकर्जन था, उनका जो इंडिया में एंट्री हो रहा था, उसकी रेजिस्टेंस के साथ ही जो है प्रतिहाराज का जो है उदय हुआ था, या उसके साथ ही जो है इनका एक इंपॉर्टेंस जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके साथ ही वो जो है एक मेजर कह सकते हो कि क्षेत्रीय ताकत के तौर पर जो है उभरे थे यहाँ पर, ओके। वहीं से जो है प्रतिहाराज का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ गया था। अब एक बार जब वो चीज खत्म हो गया, अब जब यहाँ पर 54-58 शासक सब आ गए हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि साथ मिलके चल रहे हैं, ऐसे जो आपस में जो है दिन भर जो है झाँव काटते ही रहते हैं एक दूसरे को, तो ऐसे में अब इधर जो है अरब्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और इधर भी जो है एक कह सकते हो कि प्रोमिनेंट जबरदस्त रूलर है महमूद गजनी, ओके। टर्किश रूलर था वो। उसने जो है इस पीरियड में 1000 से लेके 1027 के बीच में जो है 17 इन्वेजन्स किए इंडिया के। 17 बार जो है उसने जो है ये 1000 से लेके 1027 के पीरियड में जो है 17 टाइम्स उसने टोटल जो है इंडिया के ऊपर अटैक किया। और अगर उन 17 इन्वेजन्स को तुम देखो तो वो सारे इन्वेजन्स जो थे वो इंडिया में दो ही ऑब्जेक्टिव से थे। पहला जो मेजर उसका ऑब्जेक्टिव था दैट वाज लूटिंग ऑफ वेल्थ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है संपत्ति लूटना। ऑफ कोर्स उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ से जो है संपत्ति लूट के जाएगा और अपना जो उसका गजनी जहाँ पर उसका कैपिटल था, ठीक है, वहाँ पर जो है उसको जो है और जो है समृद्ध बनाएगा, उसको जो है वो सेंट्रल एशिया के सबसे इंपॉर्टेंट पावर सेंटर के तौर पर इस्टेब्लिश करेगा। तो ये जो है महमूद गजनी का एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इंडिया पर अगर हम सिर्फ इफेक्ट्स की बात करें तो इंडिया में जो है वो मेनली जो है मंदिरों को लूटा करता था, ओके। उसके कुछ टारगेट्स जैसे कि थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ, इन सब जगहों पर जहाँ पर कि सुपर रिच टेम्पल्स वगैरह हुआ करते थे, इन सब को वो टारगेट करता था, ठीक है। जिसकी वजह से उसने जो है गजनी में बहुत ही खूबसूरत सा एक शहर बनाया था। 1025 में उसने जो है सोमनाथ के मंदिर पर जो है अटैक किया था, ठीक है ना, गुजरात के तटीय एरिया में इधर, ठीक है। उसने सोमनाथ के मंदिर पर भी अटैक किया था, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र स्थल था, उस पर अटैक किया, लूटा और उसको जो है नष्ट किया था, ओके। तो महमूद गजनी के साथ ही कह सकते हो कि इंडिया में जो है टर्किश इन्वेजन जो है वो शुरू हुआ, ओके। तो टर्की से आया, सेंट्रल एशिया में टर्की के एरिया से आया, और इधर जो है इंडिया पर बार बार उसने लूटा वगैरह। तो ये एक आपका जो है स्पेसिफिक पीरियड हो गया 1000 से लेके 1027 तक। और इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पर दैट इट कोइंसाइडेड विद द फॉल ऑफ प्रतिहाराज के फॉल के साथ ही जो है ये सब जो है शुरू हुआ, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत सारे छोटे छोटे 54-58 स्टेट्स वगैरह बन गए थे। अब उसके बाद जो है इधर ही जो है जहाँ महमूद और गजनी जहाँ टर्की के एरिया से आया था, इधर अफगानिस्तान के रीजन में जो है
आपका जो है मोहम्मद गोरी है। ओके अब उसका भी उसका भी मन करता है, क्योंकि इंडिया में अभी भी जो है अनार्की का स्टेट जो है वो बना हुआ था, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब उसका मोहम्मद गोरी का इंटेंशन ये है कि वो जो है नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया का है, ये पूरे के पूरे नॉर्दर्न पार्ट पर वो कब्जा करना चाहता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट हैज लाइक फर्टाइल लैंड एंड एवरीथिंग। तो वो जो है अब इस पर कब्जा करना चाहता है। उसका गोल जो है महमूद गजनवी की तरह सिर्फ सोना लूट के नहीं ले जाना है, ठीक है। उसका उद्देश्य ये है कि इस पर वो कब्जा करे, इसको जो है वो अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाए। ओके अब इस समय में जो है उसका सामना होगा चाहमाना राजपूत या चौहान वंश के राजपूत पृथ्वीराज चौहान से। ओके पृथ्वीराज चौहान जो है या पृथ्वीराज थर्ड भी जिसको कहते हैं, वो जो है चाहमाना डायनेस्टी के लास्ट कह सकते हो कि और सबसे ग्रेटेस्ट लास्ट और ग्रेटेस्ट रूलर के तौर पर उनको जाना जाता है। और उनके मिलिट्री अचीवमेंट के, उनके बहादुरी के डिटेल या किस्से जो हैं वो आपको पृथ्वीराज रासो में मिल जाएंगे, जो कि उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने लिखा था। ओके पृथ्वीराज जो थे उन्होंने क्या किया, तो उनके पीरियड में जो है जो महोबा, बुंदेलखंड, गुजरात, ये सब जो है उसके कब्जे में आ गया था, ठीक है। तो बुंदेलखंड वगैरह सब का एरिया, ये सब वाला टेरिटरी पूरा जो है वो पृथ्वीराज के अंदर आ गया था। और इसके साथ ही उसने जो है एक पावरफुल जो है कह सकते हो कि एम्पायर नहीं, बस किंगडम जरूर इस्टेब्लिश कर दिया था पृथ्वीराज थर्ड ने या पृथ्वीराज चौहान ने। मोहम्मद गोरी ने जब 1192 में इंडिया पर पहला इन्वेजन किया था, दिस इज द टाइम फ्रेम। ओके या इस टाइम में 1191 में जो है मोहम्मद गोरी ने जो है इंडिया पे पहला अटैक किया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने काफ़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया और मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। 1192 में मोहम्मद गोरी ने दोबारा अटैक किया, फिर से वही तराइन के मैदान में जो है युद्ध हुआ। 1192 के बैटल में जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। लेजेंड्स ऐसा कहते हैं कि इसमें जो है जयचंद, जो कि दूसरा एक राजपूत शासक था, उसने जो है मोहम्मद गोरी की मदद की थी। एनीवेज दैट इज समथिंग वी डोंट हैव टू डिस्कस हियर एज ए पार्ट ऑफ द कोर्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक ये जो है कह सकते हो कि एक तरीके से इंडिया में या इंडियन मेडिएवल हिस्ट्री में इसके साथ ही जो है एक नए फेज की शुरुआत जो है वो इनिशिएट हो जाती है, वो जो है चलना शुरू हो जाता है। इस समय में जो है हमारे पास आपके बुक में जो है अल-बिरूनी का जो है जिक्र आता है। यहाँ पर अल-बिरूनी जो थे वो फिलोसोफर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कि किताब अल हिंद नाम की एक बुक लिखी थी। इसमें कि उन्होंने जो है इंडियन साइंसेज, रिलीजन, सोसाइटी वगैरह के बारे में जो है काफ़ी कुछ लिखा था। वो जो है महमूद गजनी के साथ ही वो इंडिया आए थे अलग अलग रेड के दरमियान में, और उन्होंने जो है इंडियन लाइफ, इंडियन कल्चर सब का भी स्टडी किया था 1017 से लेके 1030 के पीरियड में, और संस्कृत भी सीखा था उन्होंने, जिसका यूज उन्होंने जो है इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट या फिलोसॉफिकल थॉट्स को समझने में किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या अल-बिरूनी ने जो अकाउंट लिखा है किताब अल हिंद में जो उसने इंडिया का जो अकाउंट लिखा है, जो डिस्क्रिप्शन इंडिया का प्रोवाइड किया है, क्या हम उसको हिस्ट्री के रिलायबल सोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पहले चैप्टर के दरमियान ही बात किया था कि जब हम इन पर्टिकुलर ट्रैवलॉग की बात करते हैं या किसी इंडिविजुअल के द्वारा उस समय में लिखी हुई किताब की चर्चा करते हैं एज ए हिस्टोरिकल सोर्स, तो यहाँ पर जो है हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। रीज़न ये है कि इसमें इंडिविजुअल बायस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज रिमेंबर लाइक अल-बिरूनी हैड कम विद महमूद गजनी, सो ही वाज पार्ट ऑफ एन इन्वेडिंग फोर्स। वो जो है कि इन्वेडिंग फोर्स का हिस्सा था, तो ऐसे कंडीशन में उसने जो भी रिकॉर्ड किया होगा शायद उसमें जो है 100% ट्रूथ वैल्यू नहीं मिल सकती है। और इसलिए हिस्टोरियंस जब इन रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो इसको जो है वो बाकी हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अगेंस्ट भी कंपेयर करके देखेंगे, टू टेस्ट इट्स रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड एवरीथिंग. Now this is for the the Turkish invasion of India in the medieval period. In the next session we are going to look at the Cholas and how about their rise, their administrative system, revenue, irrigation and everything. Okay, that will be the session, and that is going to be the longest session in this chapter. Well, till then, have fun. Bye bye.